बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हेड ऑन और मैं हूं मुनीब फारूक। इस वक्त जब मैं प्रोग्राम आपके सामने हम ला रहे हैं जी, तो आज इस्लामाबाद रावलपिंडी के अंदर फिर वही सूरत हाल है, कशीदगी की सूरत हाल है। 26 नंबर चुंगी पे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा रुके हुए हैं अब तक की इतलात के मुताबिक, और वो जाना चाहते हैं अडयाला इज़हार यकजहती के लिए इमरान खान साहब की, लेकिन हुकूमत उन्हें जाने नहीं दे रही। उनकी तल्ख कलामी भी इस्लामाबाद पुलिस से हो रही है। बताया जाता है कि दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे भी वहाँ पर मौजूद हैं। सूरत हाल में कशीदगी इसलिए क्योंकि इसकी कुछ बुरे प्रेसिडेंट माजी के मौजूद हैं और कुछ बदतरीन शक्लें उनकी मौजूद रहीं 2024 के आखिर की। अनफॉर्चुनेटली वो काम नहीं होना चाहिए, लेकिन सूरत हाल में ये कशीदगी बढ़ रही है। दूसरी जानिब जो बढ़ती हुई महंगाई है उसके ख़िलाफ़ बिल आखिर एक अपोजिशन का जो ग्रैंड अलायंस है वो तहरीक की सूरत में एहतजाज करना चाहता है बढ़ती हुई कीमतों के ख़िलाफ़। तनकीद हुकूमत पर बुरी गवर्नेंस और महंगाई के हवाले से भी हो रही है, लेकिन क्या वक्त गुज़र गया है या यही वक्त है ये तनकीद करने का और हुकूमत को ये बर्दाश्त करना पड़ेगा। सुपर मार्शल लॉ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया असद कैसर साहब ने कि इस निज़ाम के अंदर बेशुमार बरहमी है, गर्मी है और बहुत घुटन है। इसका जिक्र उन्होंने कहा कि अगर यही चलता रहा तो हम पार्लियामान को नहीं चलने देंगे। वो भी सोचने वाली बात है कि कैसे। अपने मेहमानों का तारुफ करवा लेते हैं जी। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मोहम्मद ज़ुबैर साहब, फॉर्मर गवर्नर सिंध के और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के अहम रहनुमा। ज़ुबैर साहब शुक्रिया आपका। जनाब सईद काजी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। काजी साहब आपका बहुत शुक्रिया। जनाब हुज़ैफ़ा रहमान साहब मामले खुसूसी हैं बराए सकाफ़त और वज़ीर आज़म के साथ होते हैं, वज़ीर मुमलिकत का स्टेटस है। बहुत शुक्रिया हुज़ैफ़ा साहब आपका। वैसे हुज़ैफ़ा साहब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ये मैं लफ्ज़ अब इसको थिएटर ही हम कह सकते हैं, ये करने की क्या ज़रूरत होती है? अगर वो इज़हार यकजहती के लिए आ रहे हैं, आपने उन्हें किसी ख़ास मकाम से तो आगे नहीं जाने देना, बजाय ये कि सड़कों पर कंटेनर लगा देना, हालात ख़ुद कशीदा कर देना और एक अजीब सी सूरत हाल पैदा हो जाना। थोड़ी स्पेस आप बना लें तो अच्छा हो जाएगा किसी भी सियासी जमात के लिए। जी, बहुत शुक्रिया मुनीब फारूक साहब। देखें, ये नहीं हो सकता कि जब आपका दिल चाहे, अगर आप जेल से बाहर हों तो जत्थों की सूरत में पीटीवी पे हमला कर दें, कभी आप 9 मई कर दें, कभी आप जेल में बैठकर 26 नवंबर 2024 की मनसूबाबंदी करें, और अब आप एक सज़ा याफ्ता मुजरिम हैं, अदालतों ने आपको सज़ा दी है और आपका जो है एक जत्थे को कहें कि वो जेल इंतज़ामिया पे दबाव डाले और जो मेरी मुलाकातें जेल मैनुअल की वायलेशन करने की वजह से रोकी गई हैं, उनको बहाल करा दिया जाए। चाहे ये कि आप अपने कंडक्ट से साबित करें, कोई ज़िम्मेदारान ये बात करें कि नहीं, फैमिली की मुलाकात जो है वो होनी चाहिए और फैमिली से वेल-बीइंग जानेगी और वेल-बीइंग ही बाहर आकर बताएगी, ना कि फैमिली को नया इंतशार पैदा करेगी। अच्छा। इस तरीके से आप कहें कि 5, 8, 10 हज़ार बंदा जो है वो इकट्ठा होकर जेल पर जो है हमलावर हो जाए, या कहे कि चूँकि हम जेल के बाहर आ गए हैं, दफ़ा 144 भी अगर नाफिज़ है, हम उसको भी नहीं मानते, और चूँकि हमारे साथ 5-8 हज़ार बंदा है तो हमें बानी तहरीक इंसाफ से उनकी फैमिली को मिलने दिया जाए। तो कल ये काम कोई भी कैदी करेगा, जिसके पास 5-10 हज़ार बंदा होगा, वो कहेगा कि मैं जो मर्ज़ी करूँ। यानी जेल में बैठकर अगर आप रियासत के खिलाफ किसी भी शोबे या किसी भी तबके को उभारते हैं तो ये भी एक जुर्म नहीं, है। बट जो मसला है अभी तो वो इज़हार जी। यकजहती के लिए आ रहे हैं ना, वो एक ख़ास मकाम पर आप उन्हें रोक लेंगे उधर अडयाला के पास नहीं, जो ऐसे कोई। नहीं है। ना, ना, ऐसा नहीं है मुनीब साहब। ट्रैक रिकॉर्ड इतना ख़राब है माज़ी में, आज तक तहरीक इंसाफ ने कभी ये किया नहीं। ये खुद कहते हैं कि 9 मई ना होता अगर पुलिस हमें रोक लेती, अगर 26 नवंबर चुंगी से हमें ना आने देते यहाँ पर, तो डी चौक के ऊपर जो है वो गोलियाँ ना चलती। तो कल इन्होंने फिर ये कह देना है कि चूँकि मैं तो अकेला था, लेकिन मेरी मकबूलियत साथ थी और वो साथ आ गए और जेल पर हमला हो गया, और अल्लाह ना करे कुछ पुलिस एहलकार शहीद हो जाएँ, कुछ कैजुअल्टीज़ दूसरी साइड पर हो जाए। फिर ये लोग कहेंगे जी पुलिस ने रोका क्यों नहीं? जब दफा 144 नाफिज की हुई थी तो दफा 144 को इम्प्लीमेंट करवाते। मैं तो एक अवामी आदमी हूँ, अवामी वजीर आला हूं, इसलिए लोग मेरे साथ आ गए थे, मैंने नहीं लोगों को कहा। अगर लोग वहां जाकर जेल के बाहर फायरिंग कर दें या कोई इस तरह का नक्सेमन का खतरा वहां लाक हो जाए, ठीक तो है, कौन बंदा इस बात की गारंटी देगा कि ये काम नहीं होना चाहिए ये था? प्रिकॉशनरी मेयर्स के तौर पर ज़ुबैर साहब वो ये कर रहे हैं। मैंने अभी कुछ देर पहले मेरी नज़र से गुजरा बड़ा लंबा चौड़ा ट्वीट है आपका, और उसके अंदर आपने जो मौशी मसाइल और जो मौशी मिसमैनेजमेंट है और मसाइल उनको आपने उजागर किया है। आई थिंक किसी भी गवर्नमेंट के लिए ये मईशत एक बड़ा अपहिल टास्क होता है, इसको ठीक करना। बड़ी लॉन्ग विंडेड आपकी और आई थिंक वेल सब्सटैंशिएटेड ट्वीट लग रही है, बट मेरा सवाल ये है कि क्या इसके होते हुए हुकूमत को ये
जो अभी इस्लामाबाद में या उसके मुज़ाफ़ात में हो रहा है, इसकी ज़रूरत है, या वहाँ हुकूमत आप समझते हैं ठीक है कि भाई नक्स अमन का ख़तरा होता है तो रोक लेना ही बेहतर है सूरत हाल को? मुनीब, अभी जो मिनिस्टर साहब बात कर रहे थे ना, ये अगर आप इसकी जगह जब ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे ना, उनकी बातें सुन लेते कि जी गांधी को तो हम कैसे मिलने दें, वो तो कन्विक्शन हो गई है, नेहरू के खिलाफ ये है, मौलाना मोहम्मद अली जौहर के खिलाफ ये है, वो तमाम इल्जाम है, और हमने गोलियां इसलिए चलाई थी जरावाला में क्योंकि ये करने मतलब जा आपको रहे हुज़ैफा रहमान साहब जनरल डायर के करीब करीब लगे हैं? थे। एब्सोल्युटली, व्हाट इज प्रिंसिपल वाइज कि जी हम क्यों करने दें। अच्छा, दूसरी बात, जो अयूब खान के ज़माने में किया जाता था, जो गफ्फार खान के साथ हुआ, जो जीएम सैयद के साथ हुआ, जो इतने ज़्यादा जो 1970s में जब भुट्टो साहब की हुकूमत थी, उस वक़्त जो भी ऑपोजिशन के साथ सलूक किया गया, या इवन लेट्स कम टू लास्ट टेन्योर ऑफ इमरान खान, जो हुकूमत के खिलाफ किया गया, सलूक किया गया, जो ऑपोजिशन के साथ सलूक किया, वो तो हर वक्त जस्टिफाई किया जा सकता है, हर वक्त जस्टिफाई। हम इसको इसलिए नहीं कर रहे जब भाई पाकिस्तान का एक आइन है, हमें डेमोक्रेसी चाहिए, पाकिस्तान डेमोक्रेसी जमहूरियत के नाम पर बना था, और पीरियड ना हुकूमत का ये राइट है कि वो कहे कि वो नवंबर 2024 में ये हुआ था इसलिए हम ये रोकने जा रहे हैं, या 9 में ये हुआ था इसलिए हम ये रोकने जा रहे हैं। नो, यू हैव नो राइट, आपके पास कोई राइट नहीं है। यू हैव टू फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, जिसमें फंडामेंटल राइट है। और ये बार 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 बताया जाता है कि जी आप अगर नवाज शरीफ जब जेल में बंद थे तो उनको तो मिलने दिया जाता था उस वक्त के उनके मुस्लिम लीग के लीडर्स के साथ, और दूसरे बिलावल भुट्टो तक को मिलने दिया गया था, और रेगुलर हर थर्सडे विदाउट फेल। दूसरी बात, वो जो आपने बात की है इसकी, सो जस्टिफिकेशन तो आप जाहिर सी बात है कोई भी आप इस किस्म का अथॉरिटेरियन रजीम होगा वो जस्टिफाई करेगा। दूसरा, जो आपने मेरी ट्वीट की बात की, आप हुज़ैफा रहमान को जरूर भेज दीजिएगा। एक इससे पहले भी मैंने सवाल से पूछे थे, इनको कहें कि काबीना में लेके जाएं, ठीक है, और काबीना में कहें कि जी मोहम्मद जुबैर साहब ने ये 19 या 18 सवालात किए हैं, इसका हम क्या जवाब दें। अच्छा, मैं सिर्फ ये बहुत टॉक शोज में जाते हैं हुज़ैफा साहब, इनके पास जवाब होना चाहिए। नहीं, बता रहा हूँ कि जी आप ये बता दें कि पाकिस्तान 4 साल पहले जो था पाकिस्तान और आज का, ऑन ऑल स्केल, चाहे वो टैक्सेस हैं, चाहे एक्सपोर्ट है, चाहे महंगाई है, चाहे बेरोजगारी है, चाहे गुर्बत है, चाहे बिजली का निज़ाम है, कोई एक क्राइटेरिया पर भी अगर आप ये बता दें कि जी पाकिस्तान की अवाम आज अप्रैल 2022 के मुकाबले में बेहतर जिंदगी गुजार रही है। मतलब आप ये कहते हैं सर कि ये अबतर हो गई है, यानी डिटेरिएट कर गई है अप्रैल 2022? मैंने तो नंबर्स दिए, कई तो इनके नंबर्स हैं कि भाई बेरोजगारी तो ये खुद कह रहे हैं 21 साल की बुलंद तरीन शरह पर है, ये खुद कह रहे हैं कि पावर्टी बुलंद तरीन शरह पर है, ये खुद कह रहे हैं कि टैक्सेस पाकिस्तान की तारीख में इतने कभी नहीं आए, ये खुद 12 टाइम्स पेट्रोलियम लेवी इंक्रीज हुआ है पिछले 4 साल में, 12 टाइम्स। उस वक्त 12 रुपए था, अब 120 के बराबर है। ये आप खुद बताएं, हिसाब करें कि पाकिस्तान के अवाम कौन सा निज़ाम चाहेंगे, वो वाला जो अप्रैल 2022 तक था, या ये वाला जिसे उनको तबाह बर्बाद करके रख दिया गया है। ठीक है। अब काजी साहब, एक तो चले ये क्योंकि दो मामलात हैं ना मईशत के हवाले से, वो तो एक जो चैलेंजेस हैं और वो ज़ैफ़ा साहब भी बताएंगे, क्योंकि वो तो टैक्सेशन के हवाले से भी उनकी अप्रोच और शायद उसमें बड़ा फ़र्क था। लेकिन जो अभी इस्लामाबाद या रावलपिंडी के मुज़ाफ़ात में हो रहा है, आफरीदी साहब कहते हैं जी ये हमें रोक रहे हैं, पुलिस से उनकी झड़पें हो, झड़प मतलब ये कि अभी तो तल्ख़ कलामी हो रही है, अल्लाह ना करे कि कोई सिचुएशन ख़राब हो, लेकिन हुकूमत के पास भी एक वजह तो मौजूद होती है ना कि वो कहते हैं एक आप उठ के आ जाएं, काफिला ले आए, नहीं कि हम इज़हार यकजहती के लिए जा रहे हैं, दफ़ा 144 रावलपिंडी में नाफिज है, आप ये नहीं कर सकते, और हुकूमत का काम है रोकना, और हम रोक रहे हैं। नहीं, मैं समझता हूँ जितने इन्होंने रिजर्वेशंस कही हैं ये अनकॉल्ड फॉर नहीं है जो वजीर मौसूफ ने कही हैं। देखिए, अगर ये आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट पे हमला कर देते हैं, जजों को भागना पड़ जाता है, और बाद में ये कीमे वाले नान फराम किए जाते हैं इनको, तो क्या होगा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की चौखट पे कोई आ जाता है और जजेस की महरमात के हवाले से खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खाक मुझे दोहराना पड़ रहा है वाकया, या कोई नैब को जिस तरह जाके पत्थर मारे गए थे, तो भाई इस तरह के वाकयात तो हो सकते हैं।
और फिर खुद हुक्मरान जमात की माशाल्लाह प्रेसिडेंट जो है वो बना चुकी है, और इसलिए खतरा तो हो सकता है। मगर सवाल ये है, मैं इसलिए इनको कुछ नहीं कहूंगा, इनके इख्तियार में है वहां से किसी को गुजरने देना या इमरान से मुलाकात करवाना। डू दे हैव द एबिलिटी? और तीसरी बात सर, हुकूमत तो नहीं किया ना खेल सर। क्या है कि कैसा? सारी मैशत का तो आपने हल्का सा जिक्र किया जी सर। सारा दिन इमरान अडयाला इमरान अडयाला, उधर से ये अवाम पे डेली अटैक करते हैं पेट्रोल की कीमतों के जरिए, और जो टैक्सेशन करते हैं बिजली की कीमतों के जरिए, जो बिजली का फ्रॉड यहाँ पे हो रहा है उसपे पर्दा पड़ा हुआ है, और तमगा दे रहे हैं हम वजीर मौसूफ को। मैं 10 दफा कह चुका हूँ भाई, पाकिस्तानी 8 रुपए की बिजली इंडिया में मिल रही है, किसान को फ्री मिल रही है। अब इसका जिक्र ही नहीं होगा क्योंकि अडियाला में आज ये हो गया है। तो इनको तो अल्लाह का फजल है कि अडियाला है, वरना इनके पल्ले क्या था। मगर सवाल ये है कि ये मासूम है, ना किसी को आने से रोक सकते हैं ना किसी को जाने से रोक सकते हैं। आपको भी पता है और मुझे भी पता है। नहीं, कैसा वैसे माजरत के साथ सर, आज आप तनकीद में वैसे आपकी बड़ी अच्छी और तुंदो तेज तनकीद होती है सर। अच्छी भली हुकूमत है, वुज़रा की एक बड़ी लंबी चौड़ी फौज है, हमारे भाई हुज़ैफा रहमान साहब कैबिनेट मेंबर हैं और बड़े बाइख्तियार लोग हैं। इन्होंने ही तो रोका हुआ है अफरीदी साहब को, आप कह रहे हैं इनके पास इख्तियार नहीं है सर। वैसे मैं अगर आपको अगर एक छोटा सा 1 सेकंड में एक वाकया सुना दूं तो आप मुझे इजाजत देंगे? जी, बस जान पे ना बाना है हमारी, बाकी आप वाकया सुना। नहीं, जान पे नहीं बनती आपकी। ठीक है। वो बात ये थी कि वो एक मुशायरे में मन्नू भाई को बुलाया गया और महराज खालिद उसके सदारत कर रहे थे, प्राइम मिनिस्टर। तो उन्होंने कहा कि दुनिया के बड़े शायर मन्नू भाई तशरीफ ला रहे हैं। अब वो तो उन्होंने आके कहा यार मैं ना की शायर है जितने महराज खालिद साहब वजीर आजम ने। मैं इस वाक्य का आज की हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं है, और अगर कोई आप इस दरमियान कोई राब्ता निकाल लें तो खुश नसीबी होगी मुसन्नफ की। बात यह यार कुछ नहीं है, और मसला ये है कि जो आज के क्या इशूज है, इशूज आज के ये हैं जो अभी जुबैर साहब कह रहे हैं। इशूज ये है कि अभी जो IMF के बाद आपने पेट्रोलियम पे लेवी लगानी है। इशू ये है कि आप पार्लियामान से पूछे बगैर नहीं कर सकते आईनी तौर पर कि जो आप कीमतें स्लैब कर रहे हैं। इशू ये है कि एलीट कैप्चर है खौफनाक किस्म का। इशू ये है कि IMF ने बिलियंस ऑफ डॉलर और उसके ब्लैक होल में पैसे, और उसमें हुक्मरान खुद शामिल हैं कि आपको नहीं पता किस किस के IPPs हैं। इस पे बात ही नहीं हो रही। पाकिस्तान इज ऑलमोस्ट इन्होंने बैंकरप्ट कर दिया, सिर्फ उसका ऐलान नहीं हो रहा। That is the biggest ever issue कि इनके पास सिवाय कर्जे के और सिवाय रोल ओवर के इनका जरिए आमदन क्या है, मुझे बताएं। These are the issues that should be discussed in our prime time। उधर उन्हें भी आज कीमतें याद आ गई, जैसे आज अपोजिशन को कीमतें याद आई हैं। थैंक यू वेरी मच। ज़फ़र रहमान साहब, इशू ये है कि आप सिटिंग गवर्नमेंट हैं और बकौल ज़ुबैर साहब के अप्रैल 2022 से लेकर आज लोगों के हालात ज़िंदगी अबतर है। आपका खुद क्योंकि एक देहाती इलाके से ताल्लुक़ है, आप लोगों के पास जाते हैं, लोग आपसे मिलते हैं, आप हल्के में भी जाते हैं, तो लोग आके आपको माजरत के साथ वो खुश तो नहीं होते ना, दुआएं तो नहीं देते होंगे कि महंगाई हो गई है या महंगाई बढ़ गई है। अबतर हो गई है सूरत हाल मुआशी तौर पर, ऊपर से आपने सियासी किसी भी एक्टिविटी के ऊपर इतनी सख्त पाबंदी लगाई हुई है कि कहीं दफ़ा 44 कहीं सब कुछ। तो आप तो बड़ी अथॉरिटेरियन हुकूमत बन गए हैं, डंडे के जोर पर चलने वाली। जी बहुत शुक्रिया मुनीफ साहब। गुजारिश ये है कि बिल्कुल अगर पब्लिक पल्स की बात की जाए, लोगों से मिलते भी हैं, पब्लिक में एक एंगर मौजूद है, और मैं समझता हूँ कि जो लेवी बढ़ी इसका मैंने तो कहीं पर दिफा नहीं किया। मैंने ये कहा कि हमारी एक मजबूरी है, और अगर मैं इस मजबूरी की आपको रीजंस बताऊंगा तब भी ये महसूस होगा कि मैं जो एक गरीब आदमी है उसके जख्मों में नमक छिड़क रहा हूँ, ना कि मरहम रख रहा हूँ। तो हुकूमत की मजबूरियां अपनी जगह पर, IMF प्रोग्राम और बाकी चीज़ें, लेकिन मुझे इस बात का एहसास है जो भी सियासतदान पब्लिक पल्स को समझता है कि आवाम में एक एंगर मौजूद है, और लामहला अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत 250 से जो है वो उड़ान भरे और वो 415 पर चली जाए, तो हर सियासतदान का जवाब यही होगा कि आवाम में एक गुस्सा मौजूद है। लेकिन बात यह है कि आप मुझे ये बताएं कि क्या कोई हमारा अपोनेंट पॉलिटिशियन, चाहे उसमें हमारे भाई जुबैर साहब हैं या बाकी दोस्त हैं, इनके भाई असद उमर इकॉनमी पे एक अथॉरिटी समझे जाते हैं, कोई अल्टरनेट प्लान बता दें। यानी अगर आप IMF हैं और आपको मैं आकर ये बताता हूँ कि हमारे मुल्क में रिटेलर एक तबका है, उस रिटेलर ने टैक्स इवेन किए या टैक्स नहीं दिया, या FBR के कुछ अफसरान उनसे टैक्स लेने में नाकाम रहे हैं, तो IMF क्या कहेगा कि कोई ऐसी बात नहीं है, हम आपको मौका देते हैं। IMF कहेगा आपकी छुट्टी है, हमारा प्रोग्राम दोबारा सस्पेंड कर रहे हैं, डॉलर आपका दोबारा 1000 पर चला जाएगा, सैंक्शंस आप पर लगने के इम्कानात होंगे।
आपने नहीं, मुझे बताएं कि अगर मुल्क दिवालिया हो जाए आपका, तो आपका डॉलर कहाँ खड़ा होगा? नहीं बट तो मकसद कहने का बट उज़ैफा साहब तो बात ये सवाल ले लीजिएगा उज़ैफा साहब कि देखिए, अगर ऑल्टरनेट प्लान जुबैर साहब ने देना है तो माजरत के साथ आप हुकूमत किस काम के हैं? नंबर 2 ये कि आपने भी वज़ीर ख़जाना बहुत एहतराम के साथ मैं कहूँ इम्पोर्ट ही किए हैं अगर देखा जाए तो। तीसरी बात यह है कि अगर जुबैर साहब आपको एक वर्किंग प्लान दे भी दें मईशत ठीक करने का, तो उनको तो रोज़ ये डर लगा होता है कि भाई कोई मेरी बात ऐसी ना बुरी लग जाए कि जिसके ऊपर मेरे ऊपर कोई केस ना हो जाए या मुझे NCCIA को नोटिस ना भिजवा दें। वो तो आपको प्लान देने के लिए तैयार हैं, आप उस पर अमल दरामद करने के लिए तैयार होंगे? नहीं, देखिए एक मिसाल है, आप इससे शायद सहमत हों साहब के टॉपिक, अगर ऐसा प्लान देते हैं जो काबिल अमल होता है, तो कोई ना चाहते हुए भी जो है उसको एक्सेप्ट करेगा और चाहते हुए भी उसे रिजेक्ट नहीं करेगा। अच्छा जी। गुजारिश ये है कि अगर कोई मॉडल ही नहीं है, कोई प्लान ही नहीं है, फिर आप ये कहें कि जी बेसिकली हुकूमत जो है वो अवामी पल्स को समझ नहीं रही, गरीब पर बोझ डाले जा रही है। देखिए, हमने मैक्रो इंडिकेटर्स का टारगेट रखा था, वो तो हमने 5 कर लिया था। अगर ये 4-5 महीने पहले वॉर ना इम्पोज की जाती, पेट्रोलियम मसनूआती कीमतें अचानक से ये ऊपर ना जाना पड़ती, तो हमारी बहुत सारी चीजें स्मूथली चल रही थी। और माइक्रो इंडिकेटर्स की बारी थी जिसमें शेख खुर्दनोश की कीमतें हैं, जिसमें अद्वियात की कीमतें और बाकी सारी चीजें हैं। लेकिन आप ये देखें कि जो ममालिक पेट्रोलियम मसनूआत में खुद कफील हैं, वहां आप हालात देख लें कि किस तरह के हालात पैदा हो गए। अमेरिका दुनिया की सुपर पावर है, दुनिया में सबसे ज्यादा रिजर्व वहां पर है, वहां पर जो $32 का टैंक फुल हो रहा था वो $52 पर चला गया है। ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि मकसद कहने के हकाइक भी तो आप लोग कम से कम जाने ना। आप लोग ये कह रहे हैं कि शायद कि हुकूमत ने खुद से जो है बैठे बैठे सर बात ये है, बढ़ा दी है। सर बात ये है माय डियर उज़ैफा साहब, मसला ये है कि वो कोई नहीं हकायक, ऑब्वियसली हम अपनी इकॉनमी को अमेरिका या फॉर दैट मैटर किसी और मुल्क से कंपेयर नहीं करेंगे, उसका कंपेरेबल व्यू आ नहीं सकता ना। मसला ये है कि लोग आपसे नाला नाराज अपनी जगह होंगे, लेकिन आप जो मिस मैनेजमेंट है इन टर्म्स ऑफ लेवी, आपका शॉर्टफॉल FBR का हो, आप लोगों पे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्स ठोक दें लेवी की सूरत में और आप नाम दे दें कि हमें IMF कह रहा है ये करने के लिए, आप अपने जो कमजोरी है उसकी मैं वजाहत कर दूं। जी ऐसा नहीं है। अच्छा। मुझे क्योंकि आप खुद एक इंतहाई हाईली एजुकेटेड आदमी है, मुझे पता है, और एक लॉयर है। सर मुझे मईशत का कक्ष नहीं पता, मैं तो वैसे सवाल पूछ रहा हूं। नहीं, लॉजिक तो समझते हैं ना, लॉजिक भी तो समझेंगे। यानी एक फिजिक्स का बुनियादी प्रिंसिपल है कि A = B, B = C, मींस दैट A = C। IMF ने ये नहीं कहा कि लेवी बढ़ाए, IMF ने एक टारगेट दे दिया कि अगर आपने फॉर एग्जांपल 15,000 अरब रुपए का टारगेट अचीव करना है, और वो इसलिए जरूरी है कि हमने उनका लोन वापस करना है, और 78 सालों में जितने लोन दिए गए उन सबको हमने जरा वापस करना है। PTI दौर में जो लोन है उनको भी वापस करना है। उसमें अगर एक तबके की वजह से, वो भी ज़ाहिर हमारी पब्लिक है ना, आम आदमी में से है, जो आपका रिटेलर है, वो टैक्स नहीं देता और 600 या 700 अरब का शॉर्टफॉल आता है। ठीक है, IMF का प्रोग्राम अपनी जगह पे, FBR की हम ज़ाहिर जवाबदेही भी कर रहे हैं, और मुमकिन है कि इस हवाले से वज़ीर आज़म को बड़े फैसले भी लें। लेकिन बात यह कि 600 अरब रुपए मुझे आप मॉडल दे दें कि हुज़ैफा साहब 600 अरब आप इन 2 महीनों में ऐसे मैनेज करते, ये लेवी आप सर ये जुबैर साहब से पूछ लेते हैं। सर मैं एक मिनट जुबैर साहब, आप मॉडल दें सर। अच्छा, मॉडल दें। पहली बात तो मैं बिल्कुल इनका ये बड़ा इनका इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि भाई सोल्यूशन भी तो बताएं। तो हुज़ैफा साहब 2 काम कर दें। एक तो वो मेरी ट्वीट वज़ीर आज़म के सामने रखते हैं, और वज़ीर आज़म को जब वो कहेंगे कि जुबैर साहब आप आएँ और आप आके मशवरा दें, मुझे कोई पोजीशन नहीं चाहिए, कोई पोजीशन नहीं चाहिए, एक मीटिंग करा दें, ठीक है, वज़ीर ख़जाना से करा दें। तो फिर पहली बात तो ये है कि प्लानिंग मिनिस्टर से करा दें, किसी मिनिस्टर से करवा दें कि भाई जो इकोनॉमी रिलेटेड मिनिस्टर है, हाजिर है, लेकिन कम से कम एजेंडा तो बता दें। सर वो एजेंडा ही बता रहे हैं कि कहीं मैं वो क्रेडिट ना ले लूं, मोटा मोटा तो बता देना कि ये करें, मोटा मोटा बता दें। जी पहले नहीं, आपने बड़ी बात, सोल्यूशन ऐसे थोड़ा होता है। अगर आप इकोनॉमी, ये क्रिकेटर को आप एक कोच को कह रहे हैं कि जी आधे मिनट में ये बताएं कि पाकिस्तान की क्रिकेट, सर आपने क्रिकेटर को इकोनॉमी में बिठा दिया था, क्रिकेटर को आपने मुल्क पे बिठा दिया था, क्रिकेटर के हाथ में बैन है, तो हमें आप नहीं बता रहे। ओ भैया एक सेकंड, पहली बात एक लाइन में मैं एजेंडा देना चाहता हूं सर। वो अभी मैं लेता हूं सर आपसे, मैं जुबैर साहब कर ले, जुबैर साहब एक कर ले। सबसे पहली बात तो ये है कि आप अपनी इतनी इनकॉम्पिटेंट और करप्ट टीम को चेंज करें। अगर आप एक सेंटेंस में पूछना चाहते हो, अच्छा आपके पास कौन सी टीम है?
ये कहते हैं कि जी इनकी तो बड़ी भारी भरकम टीम थी, तजर्बेकार टीम थी। ओ भाई, वो तजर्बेकार में शाहिद खान थे, मिफ्ता इस्माइल थे, दानियाल अजीज थे, डॉक्टर आयशा गौस थी, और मैं कोई और नाम नहीं लेना चाहता, और भी बड़े नाम हैं। आपने उन सब, खुर्रम दस्तगीर हैं, आपने उनको बाहर बिठाया हुआ है, और पता नहीं किन किन को मिनिस्टर्स बनाया हुआ है। मतलब आपके पास तो तजर्बाकार जो अपनी पार्टी में, उनको नहीं आप शामिल करते। दूसरी बात ये, आप IMF नाम बताया करें। बांग्लादेश इज ऑल्सो अंडर IMF प्रोग्राम। उन्होंने 16% इजाफा किया है पेट्रोल प्राइसेस में, हमने 60% इजाफा किया। वो कैसे IMF को मना लेते हैं जो आप नहीं मना सकते? क्योंकि आपकी अपनी कमजोरियां, आप 680 बिलियन रुपीज शॉर्टफॉल है आपका टैक्स का, इसलिए आपको IMF के पास जाते हुए आपकी टांगे कांपती हैं कि वो IMF कहेगा भाई अच्छा, अभी खुद सैफर ने कहा, तो ये तो नहीं कहते कि जी आप किस चीज में करें। सो फार यू रीच द टारगेट, but you don't reach the target. Huh? You consistently fail. Over the last 4 years, you have failed. Consistently failed over the last 4 years. और मैं हुज़ैफा को फिर ये चैलेंज करता हूँ, ट्वीट इनको भिजवा दीजिएगा और इनको कहें कि वजीर आजम या वजीर खजाना या किसी से उसका जवाब दे दे सिर्फ। ठीक है, और फिर उसके बाद सोल्यूशन के लिए बुलाने, तो वो भी मैं आने के लिए तैयार हूँ, बगैर किसी कैमरा के, बगैर किसी चीज के, पाकिस्तान की खातिर बिल्कुल मैं आके मशवरा देने के लिए तैयार हूँ। तो मुझे समझ है मैं तो सर ये प्रोग्राम के दौरान मैंने हुज़ैफा साहब को आपकी ट्वीट भिजवा दी है और वो इसे पढ़ेंगे भी और वज़ीर आज़म से भी डिस्कस करेंगे। पर काजी साहब, आप एक लाइन में कौन सा सलूशन देना चाह रहे हैं? कोई वज़ीर आज़म साहब से मिलने की जरूरत नहीं है। अच्छा, मैं 2 फिगर्स कोट करता हूँ IMF का ही। 4.1% ऑफ GDP की में चोरी होती है सरकारी ठेकों में से। इट कम्स टू अबाउट $16 बिलियन। UNDP कहती है कि ये शराफिया, इसको आप 17 बिलियन, पहले रिपोर्ट आई थी, सेकंड रिपोर्ट, और ये डॉक्टर हफीज पाशा की रिपोर्ट है, $23 बिलियन। 23 मल्टीप्लाइड बाय 16, मैंने दसो और इन्ने बिलियन डॉलर तो तुसी खा रहे हो। मुझे ये बताएं कौन सा जरूरत। जुबैर साहब, मैं माफी चाहता हूँ, कोई नहीं है एजेंडा आपके पास, ना ही सरमायादारी में एजेंडा रह गया है, कम से कम न्यू लिबरल इकोनॉमिक प्रोजेक्ट में कोई एजेंडा नहीं है आपके पास। ये जो इनके पर्क्स हैं, ये जो सब्सिडीज आप देते हैं, ये $23 बिलियन जो ये खा जाते हैं साल का, ये जो सरकारी ठेकों में IMF की रिपोर्ट है जो पाकिस्तान की हुकूमत के खुद बनवाई है, ये सरकारी ठेकों में खाया जाता है। वो तुम खाई जा रहे हो और हमें बताते हो इंडिया में जो हो गया, उधर वो हो गया। अमेरिका से आप अपना मुकाबला कर रहे हैं। अमेरिका की जो पर कैपिटा इनकम या बाकी लिविंग स्टैंडर्ड आपके बराबर के हैं। इंडिया जो बाकी, आप हर बुराई में हमें उनके साथ कंपेयर करते हैं। आप मुझे बताएं, यहाँ आपने क्या किया? आपने एजुकेशन, मैंने खुद पैसे देने हैं, आपने स्कूल NGOs को दे दिए। 2.5 करोड़ बच्चा स्कूलों से बाहर बैठा हुआ है। महंगाई को तो छोड़ें, यहाँ पे साफ पानी ना पीने से 40% डेथ बच्चों की हो रही है। यार आपने जो, आप तो हमलावर है इस कौम पे, आप तो एक माशी दहशतगर्दी का आपने बाजार कायम रखे। छोड़े ना, हमें इमरान खान की जरूरत है, ना हमें PTI के एजेंडे से कुछ लेना देना है, ना उनके पास कुछ था, ना असद उमर साहब के पास कुछ था, ना आज है। बात यह है कि सीधी सी बात है कि जो आप, यानी जिन लोगों ने इन गैप्स को रोकना था, वो ही तो बैठ के खा रहे हैं। मतलब यानी ये IMF, मतलब बिल्ली को आपने दूध की हिफाजत पे बिठाया हुआ, आप ये कह रहे हैं? हम मुझे बताए ना, 4.1% ऑफ द GDP, 300 और 350-400 की अगर GDP है तो मेरा हिसाब। बट सर ये इनहेरेंट प्रॉब्लम है ना काजी साहब, आप ये भी कह रहे हैं इनहेरेंट प्रॉब्लम है। इट इज नॉट लाइक जर्मन टू दिस गवर्नमेंट। इनहेरेंट नहीं है यार, दिस रूलिंग एलीट इज द प्रॉब्लम। माय लास्ट सेंटेंस, ठीक है, ये कारोबार भी करते हैं और सरकारें कारोबार भी चलाते हैं, ठीक है। और ये आज नहीं, बहुत पहले यूनान के किसी फलसफी ने कहा था कि इन दुकानदारों को कभी हुकूमत ना दो, क्योंकि ये अपनी दुकान चलाएंगे, लोगों को बर्बाद कर देंगे। सिंपल, कोई अरिथमेटिक, कोई फलसफी होना, कोई इकोनॉमिस्ट होना, किसी कैम्ब्रिज की डिग्री का, बल्कि कैम्ब्रिज, और ये तो हमें माजूर करके भेजते हैं ज़हनी तौर पे कि हम उनके एजेंडे जो है वो फर्दर करें। तो बड़ा आसान है, दिस रूलिंग एलीट is not the part of the problem, is the problem and solution lies beyond them. ये जो हुज़ैफा साहब, अभी ज़ुबैर साहब ने आपके सामने बहुत सारी चीज़ें रखी हैं, आपको ऐसा अरेंजमेंट करें। देखिए वैसे भी बड़ी हेल्दी एक्टिविटी है, मईशत के चैलेंजेस हैं, सब कुछ हैं। अगर मैं ये कहूँ अपनी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर कि जो मुआशी मामलात हैं उनमें तो शायद वज़ीर आज़म भी अपनी टीम से खुश नहीं है। दूसरी बात, इनकॉम्पिटेंट और करप्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है ज़ुबैर साहब ने कि आपकी बड़ी इनकॉम्पिटेंट और करप्ट टीम है। देखिए इनकॉम्पिटेंस की तो समझ आ सकती है उनको, लेकिन करप्शन की बात जब उन्होंने की है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी वरीसम।
तो हाउ डू यू लाइक टू एड्रेस दिस, क्योंकि आपका तो सेलिंग पॉइंट ही ये रहा है कि हम सबसे ज़्यादा काबिल एतमाद हैं और हम सबसे ज़्यादा तजर्बाकार हैं। जी, बहुत शुक्रिया मुनीब साहब। मैं 2-3 गुज़ारिशात आपके सामने रख देता हूँ। पहली बात तो ये है कि मैं उस स्कूल ऑफ थॉट का हामी हूँ कि एक बच्चा सारा साल खेलता रहे और इम्तिहान में फर्स्ट आ जाए, तो वो जो भी क्लेम करेगा हमें यकीन करना पड़ेगा कि मैंने इतनी मेहनत की। और एक बच्चा सारा साल पढ़े और वो इम्तिहान में फेल हो जाए, तो आप लामाला यही कहेंगे कि आप खेलते रहे हैं। तो ज़ाहिर है अगर इकोनॉमी के अंदर थोड़ी-सी सूरत-ए-हाल आपकी मखदूश हुई या एफबीआर टारगेट अचीव नहीं कर सका, तो ज़ुबैर साहब जैसे जितने भी नाक़दीन हैं जब वो बात करेंगे तो हमें बर्दाश्त करना पड़ेगी। उसके ज़ाहिर है पीछे जो भी रीज़न्स हों, और मैं इनकी बात को एडमिट कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं आपके सामने जो 2-3 बातें इन्होंने की, एक तो बांग्लादेश से खुदारा हमारी इकोनॉमी को आप कंपेयर ना करें। बांग्लादेश के रिज़र्व्स $4.5 बिलियन नहीं थे 2022 जून में। बांग्लादेश के रिज़र्व्स आज भी $20 बिलियन नहीं है। मसला ये नहीं है कि आप आईएमएफ प्रोग्राम में, मसला ये है कि आपकी इकोनॉमी इतना ज़्यादा जो है वो सिकुड़ी हुई है कि अभी आपने एक ब्रदर मुल्क के $3.5 बिलियन वापस करने थे, आपको उसका अल्टरनेट अरेंजमेंट करना पड़ा। इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। तो मकसद कहने का ये है कि आईएमएफ प्रोग्राम में बांग्लादेश वैसा नहीं जकड़ा गया जिस तरीके से हम बानी तहरीक इंसाफ की मिस कमिटमेंट के बाद जकड़े गए, क्योंकि उसके बाद आईएमएफ ने हमें जो कहा वो हमने सररगू होकर माना, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। कई हमारे, जब हम हुकूमत में नहीं होंगे, क्लासिफाइड फाइल्स आप पढ़ लेंगे, देख लेंगे, अगर जुबैर साहब हुकूमत में हुए, कई हमारे बिरादर ममालिक ने हमें इनकार कर दिया था कि अगर आप आईएमएफ को डॉज कर सकते हैं जो कि डीली मालियाती लोन में करते हैं, तो हम किस बाग की मूली हैं। यानी वो ममालिक जिनका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो हमने तब जाकर आईएमएफ को राजी किया कि हमारी साख बानी तहरीक इंसाफ का गलत फैसला तबाह कर गया। उस साख की बहाली में हमें पीडीएम रजीम सारा गुजर गया। उसके बाद 24 आया, तब भी हम आईएमएफ के साथ उस तरह नेगोशिएट करने की पोजीशन में नहीं थे कि लोगों को सब्सिडी देते, बाकी चीजें करते, आईएमएफ को इवन कि ये कन्विंस करते कि भाई हमें ये कम से कम जंग आ गई है 2026 की, हमें 6 महीने का आप रिलीफ दे दे। हमें रिलीफ नहीं मिल रहा था। कौन सी हुकूमत ऐसी है जो ये चाहेगी कि हम अपनी मकबूलियत को जमीन पर लेकर आ जाए, ऐसे फैसले करें? क्या हमें नहीं पता कि 256 पे पेट्रोल को जब आप 416 पे लेकर जाएंगे, डेरा गाजी खान या दायरा दीन पर हमें बंदा जो बैठा है हमें कैसे वोट देगा? जब हम यूनिट को 35 रुपए से 60 पे करेंगे, लोग हमें कैसे वोट देंगे? लेकिन एक तरफ मुल्क है, एक तरफ हमारी सियासत है। एक तरीका कार तो ये है कि हम ये $20 बिलियन से अगले 2 साल चलाते हैं, लोगों को रिलीफ देते हैं टिकाकर, उसके बाद खजाना खाली कर इलेक्शन में चले जाएंगे। अर्ज ये है कि बहुत नामसाइद हालात है, उसमें ज़ाहिर है कहीं ना कहीं इनकम्पिटेंस वाला फैक्टर जो ये कह रहे हैं, जब आप रिजल्ट नहीं देते तो ये आपके ऊपर एक इल्जाम आता है और आपको मानना पड़ता है। करप्शन को भी आप एक्नॉलेज करेंगे जावेद साहब? बिकॉज़ करप्शन के हवाले से देखिए, ये एक बड़ा संगीन इल्जाम है और मैं जुबैर साहब से ख्वाहिश करूंगा कि ये विसल ब्लोअर बने, इंडिकेट करें। आजकल तो आप लोगों को चैनल पे खबर देने की जरूरत ही नहीं है, ये 12 करोड़ चैनल्स हैं हर बंदे के हाथ में। जुबैर साहब की एक लाखों में फॉलोइंग है, इनका एक ट्वीट लाखों में चला जाता है। ये और इनके भाई मिलकर ट्वीट करें, टॉप ट्रेंड होगा। वो बताएं किसने करप्शन की है। अच्छा, मेरे ऊपर इल्जाम है तो बताएं, किसी और लेट हिम रिस्पॉन्ड टू दैट। जुबैर साहब, एक तो बात है सर, बड़ी बेरहम तनकीद हो रही है आज की, थोड़ी प्रैक्टिकल सर आप भी बात करें, गुंजाइश निकालें। चार आप पैकर्स कैंडल बता दो, 2 तो अभी जब से वॉर शुरू हुई है उससे हैं। एक तो इन्होंने वो जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को 87 बिलियन का फायदा पहुंचाया, और जिसकी विंडफॉल प्रॉफिट्स हैं। विंडफॉल प्रॉफिट, पाकिस्तान वाहिद मुल्क था जिसकी वजह से इस रीजन में जिसने पेट्रोल प्राइसेस बढ़ाई। उस दिन 7 मार्च 2026 को 87 बिलियन पुराने स्टॉक्स पर प्राइसिंग की गई और उनको फायदा पहुंचाया गया। दूसरा, इन्होंने ऑयल रिफाइनरीज को, जिसका हुकूमत पाकिस्तान ने और आईएमएफ ने एक्सेप्ट किया कि गलत फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे थे ऑयल रिफाइनरीज को फायदा पहुंचाने के लिए, 150 रुपए पर लीटर डीजल जो था वो महंगा बेच रहे थे ताकि ऑयल रिफाइनरीज को सीधा सीधा फायदा बिलियन, 100 तो बिलियंस का फायदा हुआ। जब हमने ये कहा बार बार कि आप गलत फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, गलत फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, तो बड़े कन्वीनियंटली वजीर आजम साहब ने आके ये नहीं एक्सेप्ट किया कि जी गलत फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। वो आईएमएफ ने बताया हमें कि जी वो हमने फॉर्मूला ठीक कर लिया। तो फॉर्मूला एक दुकानदार ठीक कर सकता है, पहले दिन ठीक कर सकता है कि भाई कॉस्ट क्या क्या है, नहीं किया इन्होंने। अब आप मुझे ये बताएं कि ये इंसाफ है? दूसरा, शुगर का स्कैंडल हुआ। शुगर का स्कैंडल में ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट पड़ी हुई है पार्लियामेंट की कमेटी में, 300 बिलियन रुपए उसने कहा ओवर एंड अबव द नॉर्मल प्रॉफिट शुगर मिल ओनर्स ने कमाया एज अ रिजल्ट ऑफ एस्केलेटेड प्राइसेस। कौन है शुगर मिल ओनर्स?
कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट या नहीं। वीट स्कैंडल हुआ, अगेन हुजैफा मेंबर है असेंबली के, जाके कमेटी में देख लें, 300 बिलियन का ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है, क्या एक्शन लिया गया? 2 ग्रेड 19 और ग्रेड 20 के ब्यूरोक्रेट्स को आपने ट्रांसफर कर दिए, बस 300 बिलियन का। ये कह रहे करप्शन के महज, ये तो मेरे पास टाइम नहीं है, वरना मैं इनको पूरी तारीख किताब भेज देता। तो ये नहीं है जितने ये समझते हैं। और दूसरी बात ये है भाई, अगर आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप अगर पीटीआई अगर पहली दफा आए हो तो आपकी ये 5वीं फेडरल हुकूमत है, 5वीं। 7 दफा आप पंजाब हुकूमत में रह चुके हैं, आपके इत्तेहादी 5 दफा पीपल्स पार्टी फेडरल हुकूमत में रह चुकी है, पता नहीं 7-8 दफा सिंध हुकूमत में रह चुके हैं। आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आप ऐसे बात करते हैं जैसे अभी आपको हुकूमत मिली है और आप 70 साल का जो सारा खराबी थी उसको ठीक करने, भाई 70 आप ही की वजह से खराबी है। अच्छा, द इट इज बिकॉज ऑफ यू एंड यू हैव टू टेक दैट ओनरशिप। और अगर आप 4 साल में उसको ठीक नहीं कर सके, खराब किया, मैंने 20 क्वेश्चन पूछे, एक में आप बता दें कि आपने ठीक किया हो, एक ठीक है, but that is for the finance minister. Obviously, he is the appropriate person to answer. But at the very end, काजी साहब, ये स्कैंडल्स की बात तो उन्होंने की, मेरे ख्याल में आप भी इन्हीं को हाईलाइट करते हैं हमेशा, शुगर स्कैंडल को, वीट को, अभी ये विंडफॉल प्रॉफिट्स की बात की है जुबैर साहब ने। तो ऑन अ कंक्लूडिंग रिमार्क आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए, उन्होंने आप भी फिर रिक्वेस्ट कर दिया, पता नहीं कितने लाख मैट्रिक टन जो है हमने भेजनी है, क्या कहते हैं, चीनी और उबाल जाएगी। और वापसी पे जो राणा तनवीर साहब ने रिपोर्ट दी वो ये थी कि मौसम की वजह से जो है वो ये क्या कीमतें हुई हैं। और सेकेंडली, एफबीआर से अगर आप पैसे इकट्ठे नहीं कर सके तो वो जो है वो नेपाल ने यहाँ पे अपॉइंट किया हुआ है जो एफबीआर के चेयरमैन है, आपने चेयरमैन, यानी इट इज यू आर जस्ट मे बी ग्लोरीफाइंग योर ओन फेलियर्स। आप अगर पैसे पूरे नहीं, और फिर आप ये कहते हैं आईएमएफ के 23 प्रोग्राम लिए, आपकी पार्टी ने कितने लिए और क्यों लिए? दूसरी बात तो ये। और सेकंडली मुझे ये बताएं कि ये जो 93 2002 2016 खोलें उन बिजली के प्रोजेक्ट्स और देखें किसके हुक्मरान खानदान के क्या क्या उसमें से एसेट्स हैं, और जो आपने कैपेसिटी पेमेंट की है दैट रन्स इनटू बिलियंस ऑफ डॉलर्स। मैं वर्ल्ड बैंक का एक छोटी सी रिपोर्ट, हालांकि वो ग्रास अंडरस्टेटमेंट है, ये सारे माल तो आप बनाते हैं, कौन नहीं बनाता ये? और मैं किसका नाम लूं, टीवी पे आपका चैनल पे बैठा हुआ हूं, यहाँ पे बिजली में 60-70 दुनिया की महंगी तरीन बिजली बेच रहे हो। तुम्हारे हमसाए में पंजाब में फ्री है बिजली 90% लोगों के लिए जो 200 यूनिट इस्तेमाल करते हैं, उनकी यूनियन टेरिटरी में फ्री है। तो यार ये आप एक मुआहिदा नहीं खोल के हमें दे सके। मैं 2012 से शो कर रहा हूँ, यार ये मुआहिदे तो खोलो, क्या हो रहा है? तो ये है कि प्रॉब्लम, मैंने वही बात कही कि देखें आप हुक्मरानी भी करें और साथ दुकानदारी भी करें तो फिर जो अवाम बर्बाद होते हैं, दुकान फैलती चली जाती है। बिल्कुल ठीक। मैं शुक्रिया अदा करूंगा जनाब सईद काजी साहब का, जनाब हुज़ैफा रहमान साहब का और मोहम्मद ज़ुबैर साहब का। प्रोग्राम आपने देखा नहीं, इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा, देखने का बहुत शुक्रिया।